पढ़ें जी। टॉपिक है उत्तराखंड के वनों के प्रकार। और ये टॉपिक बड़ा है बहुत बस। तो इसमें सबसे पहला हिस्सा पढ़ने वाले क्या, फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। पहले समझे वन क्या हैं, फिर वन कितने प्रकार के हैं, और फिर फॉरेस्ट रिपोर्ट और बाकी चीजें। तो पहली बात तो ये, वन किसे कहते हैं, व्हाट इज फॉरेस्ट, वन है क्या चीज। जरा बंद कर दिए वहां से बाबू, ये वाली लाइट बंद कर दी, ये वाली है वो वाली कर दे जरा। ठीक दिख रहा, ठीक, वो चला दे, वो वाली बंद करनी है। ठीक है, पहले वाली बस। वन क्या चीज है और वन कितने प्रकार के होते हैं। डेफिनेशन है 2 प्रकार की। एक डेफिनेशन तो किसकी है, ज्योग्राफी के अनुसार, और दूसरी किसके अनुसार है, दूसरी किसके, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके अनुसार, यानी स्टेट इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट किसे वन कहती है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट, यानी जो भारत का वन सर्वेक्षण संस्थान है वो किसे मानता है, फॉरेस्ट। तो सिंपल शब्दों में पहले वन किसे कहते हैं, फिर उत्तराखंड में कितने प्रकार के वन मिलते हैं ये पढ़ना है, और फिर पढ़नी फॉरेस्ट रिपोर्ट। सामान्य भूगोल के अनुसार वन से क्या मतलब है, व्हाट इज फॉरेस्ट। वन क्या चीज है, जंगल। क्या वन में और जंगल में भी कोई अंतर है। अभी घबरा रहे बोलने से, कहते हैं क्या बोलते हैं हम, कोई बड़ी बात नहीं। वन क्या मतलब है, व्हाट इज फॉरेस्ट जी। भूगोल के अनुसार तो परिभाषा ये है, प्राकृतिक रूप से उगने वाली, अपने आप इन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे कोई पेड़ बोके नहीं आया, प्राकृतिक रूप से उगने वाली स्टेम्स, लताएं, झाड़ियां, वन, लताएं, झाड़ियां, वृक्ष और वनस्पतियों को सम्मिलित रूप से वन कहा जाता है। इंग्लिश में नेचुरली ग्रोन ट्री वेजिटेशन, स्टेम्स एंड स्क्रब्स। नेचुरली ग्रोन ट्री वेजिटेशंस, स्टेम्स एंड स्क्रब्स combinedly known as forest, combinedly known as forest। भारतीयों की परिभाषा, ये तो किसकी थी, अंग्रेजों की। प्राकृतिक रूप से उगने वाली, प्राकृतिक रूप से उगने वाली लता, झाड़ियाँ, प्राकृतिक रूप से उगने वाली लता, झाड़ियाँ, लता, झाड़ियाँ, वृक्ष और वनस्पतियों, वृक्ष और वनस्पतियों को सम्मिलित रूप से वन कहा जाता है। यानी भूगोल के अनुसार एक आम आदमी की परिभाषा क्या है, थोड़े से पेड़ हैं या अधिक पेड़ हैं। तो जो आम आदमी उसके हिसाब से वन क्या है, जहाँ बहुत सारे पेड़ हों। ऐसी कोई परिभाषा नहीं है, कोई डेफिनेशन नहीं ऐसी। यानी
जो अपने आप उगता हो, लता हो, छोटी छोटी लताएं पेड़ छोटी रहती हैं, ठीक, उन्हें कहते हैं एपिफाइट्स। और झाड़ियाँ हों, स्क्रब, या कोई पेड़ पौधे हों अलग अलग प्रकार के, या कौन हो वेजिटेशंस, तो जो अपने आप उगते हों, प्राकृतिक रूप से उगने वाली लता, झाड़ियों, वृक्ष और वनस्पतियों को सम्मिलित रूप से वन कहते हैं। ये परिभाषा तो किसकी है? अकॉर्डिंग टू ज्योग्राफी, भूगोल के हिसाब से तो ये है। लेकिन जो फॉरेस्ट सर्वे है, भारत सरकार है, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसके अनुसार क्या है? तो उसके अनुसार क्या है, उसके अनुसार परिभाषा डिफरेंट है। जरा इन फोटोज को देखो एक बार आप। ये अलग अलग प्रकार है, कुछ ट्री हैं, हर ट्री का एक एरिया है, हर ट्री का अलग अलग प्रकार के ट्री हैं। धरती पे हर ट्री का एक एरिया है जहां तक का वो क्षेत्र कवर करता है, तो इसे कहते हैं क्या? इट इज कॉल्ड ट्री कैनोपी। क्या वर्ड बोला? हिंदी में क्या नाम है? छत्र घनत्व। तो जो नई परिभाषा है किसकी? वनों की, वो इसके आधार पे है कि कोई पेड़ किसी लैंड पे जहां खड़ा हुआ है उसका एरिया कम से कम कितना होना चाहिए, ठीक, और जो वहां पेड़ खड़े हुए हैं वो उस लैंड का कितने % कवर करने चाहिए, तो इसे कहते हैं ट्री कैनोपी। तो देख लो, हर पेड़ की ट्री कैनोपी अलग है। किसी की ट्री कैनोपी अर्थात ये छतरी जैसा बड़ा है, किसी का छोटा है, कुछ अलग ही प्रकार के ट्री हैं। देखो जरा, कुछ अलग ही प्रकार के हैं। ये आपके हमारे पास तो नहीं मिलते, लेकिन कहाँ मिलते हैं? पहाड़ों में। ऐसे पेड़ पौधों की एक खास बात है, क्या? कोई फल नहीं, कोई फूल नहीं। क्या समझे? ऐसी वनस्पतियों पे फल और फूल नहीं मिलते। हमारे आसपास जितने भी पेड़ हैं सब पे फल और फूल हैं, साल में एक बार सब पे, चाहे वो पूरे साल ऐसे खड़ा रहे, आम का हो एटसेट्रा हो। कुछ ही पेड़ ऐसे हैं जिनके पास, हमारे पास भी कुछ नहीं है, शीशम पूरे साल में कुछ नहीं है, ठीक। तो इसका भी क्या है? इसका भी एक छत्र घनत्व है। तो कोई पेड़ कितना एरिया कवर करता है, इसे कहते हैं ट्री कैनोपी। इतनी बात में तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब जो नई परिभाषा है फॉरेस्ट सर्वे के अनुसार, वो क्या कहती है कि किसे मानेंगे वन, व्हाट इज फॉरेस्ट? तो वन की नई परिभाषा ये कहती है कि कोई एरिया अगर कितना 1 हेक्टेयर से अधिक हो। 1 हेक्टेयर का मतलब कितना होता है? 10,000 स्क्वायर मीटर, 10,000 वर्ग मीटर। अपने क्षेत्र की बात करें तो 15 बीघा। किसकी बात चल रही है? 15 बीघा, 2.5 से 3 एकड़। 1 एकड़ में 5 बीघा। तो 1 हेक्टेयर सरकार जिसमें जमीन नापती है वो हेक्टेयर और मीटर है। आप और हम उसे बीघा बोले या कुछ बोले, सरकार का जो आंकड़ा आज चलता है वो कौन सा है? हेक्टेयर का। तो 1 हेक्टेयर से बड़ा कोई क्षेत्र हो और उस क्षेत्र पे जितने भी पेड़ खड़े हुए हों, इन पेड़ों ने उस टोटल एरिया का कम से कम 10% घेर रखा हो। कैसे? कम से कम इस क्षेत्र का 10% छत्र घनत्व हो। क्या? ए एरिया लार्जर देन 1 हेक्टेयर एंड द ट्री कैनोपी मोर देन 10%। अर्थात वहां खड़े वृक्षों का छत्र घनत्व कितना हो? कम से कम 10%। यानी अगर ये हेक्टेयर, मान लें कि कोई 10 हेक्टेयर का क्षेत्र है, 10 हेक्टेयर का, 1 हेक्टेयर से बड़ा हो गया, और जितने भी यहाँ पेड़ खड़े हुए हैं इन्होंने इस एरिया का कम से कम 10% घेर रखा हो अपनी किससे? छतरी से। तो क्या बोलेंगे इसे? ये है सरकार की परिभाषा, वन। यानी 1 हेक्टेयर से बड़ा कोई क्षेत्र, जरा उसे बुला दे मुकुल को,
1 हेक्टेयर से बड़ा कोई क्षेत्र, 1 हेक्टेयर से बड़ा कोई क्षेत्र जिसमें खड़े वृक्षों का छत्र घनत्व कितना हो, 10% से ज़्यादा। ए एरिया लार्जर देन 1 हेक्टेयर एंड इट्स ट्री कैनोपी मोर देन 10% कोल्ड फॉरेस्ट। ये भी लिखो जरा। 1 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर से अधिक, 1 हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्र पर खड़े वृक्षों का छत्र घनत्व, खड़े वृक्षों का छत्र घनत्व, छत्र घनत्व यदि 10% से अधिक हो, यदि 10% से अधिक हो, 10% से अधिक हो, तो इसे फॉरेस्ट कहते हैं। एनी रीजन of more than 1 hectare and its tree canopy more than 10% cold forest। तो सरल शब्दों में वन क्या है, ऐसा एरिया जिसका क्षेत्रफल, जरा चालू करें एक बार, ऐसा एरिया जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो और उस एरिया में जितने पेड़ खड़े हों उनकी ट्री कैनोपी, ट्री कैनोपी क्या होती है, किसी पेड़ का छत्र कितना हो, कम से कम 10% से ज़्यादा। अगर ये कुल एरिया है तो इस एरिया के कम से कम 10% हिस्से पे क्या होने चाहिए, पेड़ों की छतरी ने ये एरिया कवर कर रखा हो, बाकी पे हो चाहे ना हो कोई बात नहीं है। 1 हेक्टेयर से अधिक की भूमि और 10% ऑफ ट्री कैनोपी। तीसरी बात, 2 बातों में कोई दिक्कत तो नहीं, वन क्या है और वृक्ष क्या है। अब अगर कोई आपसे ये पूछे व्हाट इज ट्री, तो ये तो आप सब जानते हैं, कोई बड़ी बात है इसमें, ठीक है। यानी वन क्या है, वृक्ष क्या है और वनों की परिभाषा अलग अलग क्या है, ये रही वो चारों परिभाषा। अभी तो हमने एक पढ़ी, वन की परिभाषा सरकार के अकॉर्डिंग, इसी पूरी पीडीएफ का इंग्लिश वर्जन भी अब बाकायदा उपलब्ध है, कोई भी देख ले, सबको हमने भेज रखा है, ना हो तो मैसेज कर देना। वन के लिए तो 1 हेक्टेयर से अधिक की भूमि हो और उस पे खड़े वृक्षों का छत्र घनत्व 10% से अधिक हो। छत्र घनत्व मतलब ट्री कैनोपी, तो क्या बोलेंगे ऐसे एरिया को, वन बोलेंगे। वृक्ष क्या चीज है, ये परिभाषा भारत सरकार ने पहली बार क्या दी, 2001 में। इससे पहले सरकार के अनुसार वृक्ष की कोई परिभाषा नहीं थी, और अब तो नया काम हो चुका है, आपको पता भी नहीं होगा। अब तो अगर कोई पेड़ आप लगाओगे तो पहले सरकार को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, खास तौर से अगर आप करते हो फॉरेस्ट्री वानिकी। यानी अब मान लिया किसी आदमी ने 100 पेड़ लगाए पॉपुलर के अपने खेत में, तो अब सरकार के पोर्टल पे किसान तो ये काम कर नहीं पाता, जो कंपनी बेच रही है उन पेड़ों को वो डिटेल को अपलोड करेगी ताकि हर वृक्ष का हिसाब रखा जा सके और कल को उसे आंकड़ों में शामिल कर सके कि हमने कितने पेड़ लगाए, ठीक। तो इसके वृक्ष की परिभाषा कब आई, 2001 में। ये भी कहाँ आई, स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडिया। पूरे भारत की रिपोर्ट आती है एक, उसमें सबसे पहली बार ये परिभाषा दी और इसमें बिल्कुल वही बात रखी, क्या कि हमने वन तो उसे कहा है जिसका एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा हो
और उस पे खड़े पेड़ कैसे हो, कम से कम उस एरिया का 10% ट्री कैनोपी में कवर कर रखा हो क्षेत्र घनत्व में। तो ये उसका जस्ट उल्टा है कि ऐसा एरिया जो 1 हेक्टेयर से तो कम हो और उस पे खड़े वृक्षों का क्षेत्र घनत्व ट्री कैनोपी 10% से कम हो। ये बात समझा दो जरा एक बार आप जी, ये बात समझा दो कि हमने पेड़ और वन या वृक्ष और वन में ये अंतर क्या कर दिया। जी जी तो क्या हम भी वन लगा सकते हैं? हम वन लगा सकते हैं बट विद परमिशन। बिना परमिशन वन नहीं लगा सकते? तुम्हारा मन कर रहा मुझे तो अपने सारे खेतों में वन लगाने, सुबह सुबह जाके पेड़ लगाने, बात खत्म। लगा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सरकार तो कह रही है वृक्षारोपण दमादम करो, ठीक क्या। सरकार का तो कैंपेन चल रहा है एक पेड़ माँ के नाम, ठीक है। पापा के नाम नहीं कुछ भी है, किसके नाम की बात चल रही सारी? माँ के नाम। पापा तो फालतू फिर रहे बेचारे। क्लियर? यानी लगा सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया भर के कोई भी पेड़ जो किसी वन में मिलते हैं आप दुनिया में कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाने के बाद काटने क्या चाहिए? परमिशन। चाहे तुम अपना ही पेड़ लगाओ, परमिशन चाहिए किसके लिए? ऐसे पेड़ों के लिए परमिशन चाहिए जिनको फॉरेस्ट एक्ट, वन अधिनियम में क्या कर रखा? अधिसूचित, नोटिफाइड, संरक्षित, कि कोई इन्हें काट ना ले। तो लगा दो चाहे कोई भी लो आप, लेकिन आप जब उसे काटोगे तो देना पड़ेगा प्रॉपर रीजन कि मैंने 20 साल पहले पेड़ लगाया था, 5 साल पहले लगाया था, अब मुझे यहाँ मकान बनाना है या मुझे कुछ काम करना है, फैक्ट्री लगानी है, तो कृपया मुझे 4 पेड़ काटने की अनुमति दे दें। तो अब ऐसे नहीं उन्होंने अनुमति दे दी, आपने कहा काट के डाल दिया हमने पहले ही, ऐसा कुछ नहीं। सरकार के आदमी आएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 2 डिपार्टमेंट है इसमें। अगर वो कोई फल वाला पेड़ है तो फलोद्यान वाले आएंगे, उस पर मार्क करेंगे कौन कौन सा पेड़ काटोगे, जियो मैपिंग होगी, फोटो होगा, ठीक। फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले क्या देंगे आपको? एक कागज़, जिसे आम भाषा में कहते हैं रमन्ना, फारसी भाषा का वर्ड है, कि जब तुम इसे कहीं लेके जाओगे तो ये दिखाना, अगर तुम्हारे पास ये नहीं होगा तो तुम्हारा माल जब्त, ट्रैक्टर, ट्रॉली और माल सहित आप अंदर, मुकदमा आपके ऊपर, अगर आपके पास वो कागज़ ना हो। इसी के आधार पे आप बेच सकते हो, ठीक। तो रमन्ना कागज़, और जो डिपार्टमेंट है फॉरेस्ट्री का वो ये चेक करेगा। तो वन अधिनियम में जो भी आ चुका है उसे कोई काट नहीं सकता, लगा सकते हैं। तो अभी तुमने एक बात नहीं पकड़ी कि 1 हेक्टेयर से कम का एरिया हो, तो आप और हम जो पेड़ लगा रहे हैं अपने घरों या एटसेट्रा में, किसी के पास नीम का, जामुन का, छोटे मोटे और पेड़, तो वो जिस एरिया में लग रहे हैं, एक तो वो एरिया 1 हेक्टेयर से कम है और उन पेड़ों ने उस एरिया का 10% से कम ही कवर कर रखा है, बाकी में हमारा घर एटसेट्रा अन्य सामान है, तो उसे क्या मान लिया उन्होंने? अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई तो कहाँ पहुँच गए? 1। अगर 1 हेक्टेयर से बड़ा हो और ट्री कैनोपी कितनी हो? 10% से ज़्यादा, तो हम क्या मान लेंगे उसे? फिर हम उसे वनों में काउंट करेंगे और उस एरिया को कहाँ दिखाएंगे कि ये है इंडिया का फॉरेस्ट एरिया, भले आपने लगा रखा हो, घबराने वाली कोई बात नहीं। क्लियर? यानी वन क्या है और वृक्ष क्या है। अब वृक्ष की परिभाषा जरा एक बार नोट कर लो। सर अगर हमारा एरिया तो 1 हेक्टेयर से छोटा है लेकिन ट्री कैनोपी ज़्यादा है, फिर क्या बोलेंगे? तो फिर हम बोलेंगे उसे जंगल। तीसरी बातचीत, ये जंगल कैसा है? आपका प्राइवेट जंगल, निजी जंगल, ठीक क्या। वृक्ष, वन रिपोर्ट के अनुसार ऐसा क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से कम हो, ऐसा क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से कम हो और वहां
छत्र घनत्व 10% से कम हो। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2001, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट रिपोर्ट 2001, if any area less than 1 hectare and tree canopy less than 10% called tree, अब एक बात तुम सामने पढ़ के भी नहीं पूछ रहे, बार बार लिखा हुआ है, चाहे वन का जिक्र आए चाहे वृक्ष का जिक्र आए, बार बार क्या लिखा रहा है, RFA के बाहर। तो RFA क्या है जरा पहले जानने वाले भी एक दो बात और लिखते हैं। जंगल, वन क्या है, वृक्ष क्या है, दोनों डेफिनेशन में वन की भी वृक्ष की भी ब्रैकेट में एक बात लिख लो, आउटसाइड द RFA, RFA के बाहर, आउटसाइड द RFA, दोनों के ब्रैकेट में। तो वन का मतलब तो 1 हेक्टेयर से बड़ा है, ट्री कैनोपी 10% से ज्यादा हो उस एरिया के, तो क्या बोलेंगे, वन। और दूसरा 1 हेक्टेयर से कम हो, 1 हेक्टेयर से कम हो, और ट्री कैनोपी भी 10% से कम हो। तो मान लिया हमने घर में लगा लिया नीम का पेड़ एटसेट्रा कोई अन्य, तो किस कैटेगरी में आ गए सब ये? ऐसे करोड़ों पेड़ लोगों ने लगा रखे हैं अपने घरों में, अपने आंगन में या उसके आसपास, वो सब कहाँ आ गए, वृक्ष। सरकार ने 2001 में इन्हें भी काउंट करना शुरू कर दिया ताकि हम दुनिया को दिखा सके हमारे पास इतने पेड़ हैं। वन तो हमारे पास इतने हैं ही नहीं, इनके वाले भी काउंट कर लेते हैं। ठीक, अब अगली क्या परिभाषा है, जंगल। जंगल और अभी देखना, जंगल अलग है, वन कानून के तहत बनते हैं जंगल। क्या जंगल तुम लगा सकते हो? हाँ, आपका मेरा मन करता हो 50 बीघे में क्या लगा दें, प्राइवेट जंगल अपना, क्या वन लगा दोगे? नहीं, वन तो प्राकृतिक रूप से उगने वाले सामान हैं। जंगल बन सकता है अगर मैं हजारों पेड़ एक ही जगह क्या कर दूं, प्लांटेड, क्या कर दूं, रोपित, तो क्या बोलेंगे उसे? जब से बोला कला के बाद कहाँ हूं, तो लिखो जरा जंगल क्या चीज है ये? वन अधिनियम 1980 के तहत, वन अधिनियम 1980 के तहत किसी प्रकार का रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, और अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट को सम्मिलित रूप से वन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1980, अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट एक्ट 1980, ऑल काइंड ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट, ऑल काइंड ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट combinedly known as jungle, combinedly known as jungle, combinedly known as jungle। जैसे निजी संरक्षित वन, पर्सनल प्रोटेक्टेड एरिया,
विलेज फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट और गैर वर्गीकृत वन, गैर वर्गीकृत वन। समझो क्या बात है, जब एग्जाम 4 ऑप्शन देके पूछेगा तो अच्छो घुमा देगा। वो चला जरा एक बार, वन तो क्लियर हो गया, 1 हेक्टेयर से बड़ा हो और ट्री कैनोपी कितनी हो, 10% से ज़्यादा। वृक्ष में क्या कह दिया, 1 हेक्टेयर से छोटा हो और ट्री कैनोपी कितनी हो, 10% से कम। तीसरी बात क्या कही कि चाहे तो आपने कोई रिजर्व एरिया, रिजर्व कितना, इनके पास ज़मीन थी 100 मीटर की, इन्होंने उसमें जंगल लगा दिया अपनी तरफ से। मेरे पास है 2 किलोमीटर की, मैंने उसमें लगा दिया। हमारे पूरे गांव ने क्या निर्णय लिया कि हम तो अपने पास वन लगाएंगे, तो हमने वन लगा दिए, अपने प्लांट किए हमने। हमारे आसपास कुछ प्राकृतिक वन पहले ही थे, ठीक, तो ऐसे सब, चाहे तो वो संरक्षित वन हो हमारे आसपास कहीं, चाहे वो हमने लगाए हों, चाहे वो सरकार ने लगाए हों, तो ऐसे सभी को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, जंगल। ये बताओ क्या सरकार इस हरिद्वार में कोई जंगल बना सकती है? हाँ, बना सकती है। उसने एक नया कंसेप्ट दिया है अभी पीछे ही, क्या कहा है कि शहरों के अंदर पोल्यूशन बहुत खतरनाक बढ़ रहा है, इसे क्लीन करने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं है, सबसे बेस्ट साधन का नाम है वन। तो क्यों ना हम सिटी के अंदर ऐसे एरिया चिन्हित कर लें जहां पे हम बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण कर सके। ऐसे कुछ एरिया हैं, हो सकता है वो किसी रिवर के पास की बेल्ट हो, खाली पड़ी, हम साफ कर दें, वन लगा दें, या पूरे बड़े एरिया में क्या लगा दें, वन। घूमने के ट्रैक बना दें, पार्क बना दें, योग करने के स्थान बना दें, एक्सेट्रा। आप दिल्ली जाओगे, किसी और जगह जाओगे तो कहीं कहीं 100 बीघा के वन हैं, सिटी के अंदर ही बाकायदा बेहतरीन वाले। तो वैसे हमारे पास नहीं है। तो सरकार अगर चाहे तो इसी प्रकार से क्या बना सकती है, प्रोटेक्टेड एरिया। इसमें अलग अलग प्रकार की वन वनस्पति लगा सकती है। आपका मेरा मन करे कि हमारा घर तो 100 बीघे में है और चलो हमने 50 में क्या लगा दिए, नेचुरल जंगल अपने वाले ही, तो आप बनाओ, सरकार बनाए, कोई कौन बनाए, कोई गांव बनाए, कोई शहर बनाए, कोई नगर निगम बनाए। अगर नगर निगम चाहे कि हमें शहर के बीच में एक पार्क बनाना, कोई जंगल बनाना, तो बनाने का उसे अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है। आप उसे नोटिफाइड करवाओ और लाके पेड़ लगाओ, शहर का लाभ करो, तो ऐसे कर सकते हैं। इसे क्या बोला गया है, जंगल। ये एरिया क्या हो सकता है, फिर उसी बात पे आ जाओ, ये एरिया 1 हेक्टेयर से बड़ा हो सकता है। और यहाँ तो हम पेड़ लगा रहे हैं क्या, अधिक से अधिक, तो यहाँ खड़े वृक्षों का क्षेत्र कितना हो सकता है, 10% से ज़्यादा ट्री कैनोपी। तो इसे हम वन नहीं कहने के, हम इसका नाम क्या देंगे, सभी प्रकार के संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया, वो निजी हो, वो सरकारी हो, वो नगर निगम का हो, वो गांव का हो, शहर का हो, सब कम्बाइंड क्या बोले जाएंगे, जंगल। और इन्हें भी क्या मिलेगा, पूरा संरक्षण। लगा तो आप देंगे, बिना अनुमति आप काट नहीं सकते, बिना अनुमति, सरकार से लेनी पड़ेगी क्या, अनुमति। और किस अधिनियम से बना सब कुछ, ये फॉरेस्ट एक्ट 1980। तो फॉरेस्ट एक्ट 1980 के अनुसार ऐसा क्षेत्र जिसमें सभी प्रकार के संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं उसे कहते हैं जंगल। तो वन प्राकृतिक रूप से उगने वाले, सेकंड डेफिनेशन 1 हेक्टेयर से अधिक और 10% ट्री कैनोपी। वृक्ष 1 हेक्टेयर से कम, 10% से कम ट्री कैनोपी। और जंगल सभी प्रकार के प्रोटेक्टेड एरिया इकट्ठे एक साथ, क्या नाम दिया, जंगल। ये क्या चीज़ है गली, व्हाट इज डीम्ड फॉरेस्ट। डीम्ड फॉरेस्ट आपने सुन रखा है क्या, डीम्ड यूनिवर्सिटी, हमारे आसपास गुरु कांगड़ी है, ऐसी बहुत सारी और हैं। डीम्ड का मतलब क्या, डीम्ड फॉरेस्ट
डीम्ड का मतलब है, हिंदी का वर्ड ये है समतुल्य वन, डीम्ड फॉरेस्ट। तो डीम्ड फॉरेस्ट का मतलब ये है कि अगर कोई वन कहाँ खड़े हैं, पहाड़ों पे, नदियों किनारे, घाटियों के आसपास एटसेट्रा, ये सब किसके अंडर में हैं? वन विभाग। आपका मन करता है, बहुत बेहतरीन लोकेशन है, मुझे खोलना है कैफ़े, बिल्कुल ओपन, जंगलों में ही जगह जगह टेबल लगा के एटसेट्रा, लाइट लगा के, दुनिया भर के लोग आएंगे, क्या आप ये काम कर देंगे? यहाँ नहीं, अनुमति नहीं है। किसी भी ऐसी एक्टिविटी की अनुमति आपको यहाँ नहीं मिलने की। आपके गांव के आसपास से लाखों आदमी जा रहे हैं, ये गांव भूखा मर रहा है और चारों तरफ पैसा बट रहा है, और आप चाहते हैं हम भी क्या खोल लें? जहाँ देखोगे आप, कहाँ, चार धाम में तो खतरनाक भीड़ है, और आसपास के जिलों में चार आदमी भी नहीं है, वहाँ चल रहा है पलायन ही पलायन। उसके आसपास किसकी बात चल रही? पौड़ी गढ़वाल की, अल्मोड़ा की, बागेश्वर की। यानी एक जगह तो 2-2 लाख आदमी रोज जा रहा है, 2-2 लाख आदमी। तो इतनी भयंकर भीड़ कि चार धाम में एक दिन में 6 महीने यात्रा चलेगी और 50 लाख लोग दिखाएंगे। 50 लाख सिर्फ चार धाम में। ऋषिकेश, हरिद्वार, बाकी सब रहे अलग। तो इस 50 लाख से किसी को लाभ हो जाए कुछ ना कुछ, ठीक। तो वन विभाग इसकी अनुमति नहीं देता। अगर किसी को भी ऐसा कुछ काम करना हो, क्या खोलना हो ऐसा, रिजोर्ट, कैफे एटसेट्रा, तो ऐसे वन तो किसके अंडर में है? सारे वन विभाग के। लेकिन किसी गांव, शहर, कस्बे के आसपास भी कुछ वन है, लेकिन ये वन विभाग के अंडर में नहीं है। ये इसी ग्राम पंचायत के, नगर निकाय के, इनके अंडर के वन हैं। तो इन वनों का एक नाम है ऐसे वन जो वन नहीं है। क्या वर्ड बोला? ऐसे वन जो वन नहीं है। क्या वर्ड इसका मतलब? दीज काइंड ऑफ फॉरेस्ट विच नॉट फॉरेस्ट। इसका मतलब ये है कि वन तो ये हैं, लेकिन वन विभाग के अंडर में नहीं है। अब यहाँ आपको कैफ़े खोलना हो, रेस्टोरेंट खोलना हो, कुछ भी ऐसा काम करना हो जिससे वनों को कोई हार्म ना होता हो, तो आप बिना वन विभाग के परमिशन के कर सकते हैं। ये काम शुरू हुआ कर्नाटक से, और वहाँ अब ये वन क्या बन गए? विकास का माध्यम। दुनिया भर के महानगरों से लोग आते हैं, हम उन्हें क्या दिखा सकते हैं? मॉल। उनके पास तो वर्ल्ड के टॉप क्लास मॉल्स हैं, बेहतरीन मेट्रो है, सब कुछ है, लेकिन वो देखने क्या रखे यहाँ बेचारे? नेचर, ठीक क्या? यानी वो तो जंगल, नदी एटसेट्रा ये देखने आए हैं। और अगर हम यहाँ पे उन्हें रुकने का, नाइट स्टे का, बोन फायर का ऐसी कुछ व्यवस्था कर दें तो यहाँ व्यवसाय, आय, जीविका, रोजगार सब चल जाएगा। तो ये काम शुरू हो गया। इसे क्या बोला गया? वनों के समतुल्य। ये वन नहीं है, लेकिन वनों के समतुल्य हैं, काम वही करेंगे, वन विभाग से कोई परमिशन नहीं चाहिए। अब इसका एक मानक है कि ये भी किसे कहेंगे? जैसे आपको पता है, जिसे भी आप क्या कहते हो, डीम्ड यूनिवर्सिटी, जिसे भी यूनिवर्सिटी का दर्जा देते हो, उसके लिए भी कुछ मानक है, ठीक, कि आपके पास इतना सब कुछ होना चाहिए, क्लासरूम, स्टूडेंट एरिया एटसेट्रा। तो यहाँ भी एक मानक है। क्या मानक है? कि किसी भी ऐसे एरिया को हम कह सकते हैं डीम्ड फॉरेस्ट अगर उसका एरिया 10 हेक्टेयर से ज़्यादा हो, 150 बीघा से कम ना हो। एरिया लार्जर देन या मोर देन 10 हेक्टेयर, और उसका जो छत्र घनत्व कितना होना चाहिए? 60%। 10 की बात नहीं चल रही है, वहाँ खूब सारे वन हो, 60% क्या हो? छत्र घनत्व, ट्री कैनोपी। और इन 60% में से जो वहाँ पेड़ पौधे, वन वनस्पति खड़ी हो, 70% क्या होनी चाहिए? वे लोकल, वहीं की।
तब उसे मानेंगे हम क्या, डीम्ड फॉरेस्ट। लिखो, यह वनों के समतुल्य ऐसा क्षेत्र है, यह वनों के समतुल्य ऐसा क्षेत्र है जो वन विभाग के अधीन नहीं है। यह वनों के समतुल्य ऐसा क्षेत्र है जो वन विभाग के अधीन नहीं है। If any area not under the forest department, not under the forest department and also has, और इसके साथ ही यदि यह क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक हो, यदि यह क्षेत्र 10 हेक्टेयर से अधिक हो और उसका क्षेत्र घनत्व 60% से अधिक हो, उसका क्षेत्र घनत्व 60% से अधिक हो, उसका क्षेत्र 60% से अधिक हो, क्षेत्र घनत्व ट्री कैनोपी, और वहाँ 70% स्थानीय प्रजातियां मिलती हों, 70% स्थानीय प्रजातियां मिलती हों, and also the area more than 10 hectare which has more than 60% tree canopy, more than 60% tree canopy, in which 70% local species of plants, 70% local species of plant. यह देश के कुल वनों का 1% है। इट इज 1% ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट। जितने भारत में वन है कितना उसका 1%। इट इज 1% ऑफ इंडियाज टोटल फॉरेस्ट। भारत के कुल वनों का 1% है। अब मैं 4 बातें रिवाइज कर दूं तो आगे बढ़ते हैं। 4 बातें। वन भूगोल के अनुसार तो प्राकृतिक रूप से उगने वाली लता, झाड़ियां और पेड़ पौधों क्या कहते हैं, वन, भूगोल के अनुसार। लेकिन भारत सरकार के अनुसार कौन है कि 1 हेक्टेयर से बड़ा क्षेत्र और उसमें खड़े वृक्षों का क्षेत्र घनत्व 10% से ज़्यादा। वृक्ष 1 हेक्टेयर से कम और 10% से कम ट्री कैनोपी। जंगल किसी प्रकार का भी संरक्षित क्षेत्र, प्रोटेक्टेड एरिया, पर्सनल, सरकार का, गांव का, सबका कौन है, जंगल। वन अधिनियम के अनुसार डीम्ड फॉरेस्ट ऐसे वन जो वन नहीं है, अर्थात वन विभाग के अधीन नहीं है, जिनका क्षेत्रफल 10% से ज़्यादा हो और वहाँ ट्री कैनोपी क्षेत्र घनत्व 60% हो और उसमें भी 70% क्या हो, लोकल स्पीसीज, वहीं की स्थानीय पेड़ पौधों की, तो क्या कहेंगे उसे। ऐसा पूरे भारत में 1% सर्वाधिक कहाँ है जिसने कंसेप्ट दुनिया को दिया, कहाँ, कर्नाटक। भारत में सर्वाधिक डीम्ड फॉरेस्ट है कर्नाटक। तो 4 बात तो आपके दिमाग में आ गई। इन चारों ही बातों में एक्स्ट्रा एक बात जुड़ने वाली हर एक के अंदर टोटल में, और वो क्या वर्ड है, आउटसाइड द RFA। तो अब अगली बात पे चलते हैं। इतनी बात में कोई डाउट हो तो पूछ लो आप, जो आपको लगता हो। अब तक जितनी भी बात आपने पढ़ी सब में एक ही बात आई बार बार, ट्री कैनोपी। ठीक क्या, छोड़कर जंगल को जहां ट्री कैनोपी का जिक्र नहीं है, सब में क्या है, क्षेत्र घनत्व। यहाँ 10% ज़्यादा, यहाँ 10% से कम, यहाँ कितना, 60%। तो अब जो अगली परिभाषा है वो देखो जरा।
अभी पढ़ रही है कंसेप्ट। किताब क्या गलती, किताब में ऐसा अक्षर भी नहीं दे रखा उसने। आप खोलो परीक्षा वाणी या कुछ भी अन्य, उसने तुरंत क्या दिए, उत्तराखंड के वन ऐसे हैं, बात खत्म है, वन का ही नहीं पता। तो हर किताब में सब कुछ नहीं है, पढ़ना पड़ेगा इकट्ठा एक साथ। तो वनों की परिभाषा दो प्रकार की है। एक तो कैसे, एक तो अकॉर्डिंग टू लॉ, यानी कानून के अनुसार। ये लॉ बनाने का अधिकार किसका है? गवर्नमेंट का। लॉ बना सकती है गवर्नमेंट या अपर में, ये अधिकार सरकार का है। सेकंड चीज क्या है, दूसरी परिभाषा किसके अकॉर्डिंग है कि वास्तव में कितने पेड़ खड़े हैं, ट्री कैनोपी। तो भारत में पड़े चाहे कम लेकिन पड़े दमदार। भारत में वनों को लेकर कानून बनने कब शुरू हुए और भारत का सबसे पहले वन कानून कब बना, बताइए सन। जी बाबू बोलो। 1980। गलत, दोनों तीनों का ही। जी कोई भी आदमी सही नहीं बोल पाया। पास, ठीक है, घर वाले नहीं मानते, पास ही है। 1865 का वन अधिनियम इंडिया का सबसे पहला फॉरेस्ट एक्ट था, जिसे अंग्रेजों ने बनाया था। और इससे जस्ट एक साल पहले ही भारत में एक अंग्रेज आया था, डेट्रिच ब्रैंडिस। किसकी बात चल रही है? शकल नहीं भूलता आदमी बहुत लंबे टाइम तक। इसलिए बहुत सारों के फोटो चीजें, इसकी मूछ नहीं भूलने को तुम अब बिल्कुल भी। डेट्रिच ब्रैंडिस, तो ये आदमी फादर ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्री, सर की उपाधि मिली इसे। ये आदमी काम करता था इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, साम्राज्य की वन सेवा में। और साम्राज्य किसका था? ब्रिटेन का। और ये तैनात था म्यांमार में। म्यांमार में तैनात क्यों था? पूरे वर्ल्ड का आधा 50% सागौन किसके पास है? म्यांमार में। यानी दुनिया की जो टॉप क्लास लकड़ी है बेहतरीन वाली, पूरी दुनिया की आधी कहाँ है? म्यांमार में। और इसीलिए इस लकड़ी के रिसोर्स पे कब्जा करने के लिए अंग्रेजों ने किस पे कब्जा कर लिया? म्यांमार पे। और म्यांमार भी कभी कहाँ से कंट्रोल हुआ है? शिमला से। आज का पाकिस्तान भी, बांग्लादेश भी, म्यांमार भी, इंडिया भी, सभी कैपिटल कहाँ थे? गर्मियों में तो शिमला और सर्दियों में दिल्ली। तो इसकी तैनाती कहाँ थी? इसे वहाँ से कहाँ भेजा गया? इसे वहाँ से भेजा गया इंडिया। क्यों भेजा गया? क्या दिक्कत हो गई थी कि हमने कब्जा कर रखा है बहुत बड़ी बेल्ट पे, और एक ऐसी बेल्ट है इंडिया की, जब आप चेक करोगे इस प्रकार की बेल्ट कि बराबर में तो है तिब्बत, बराबर में तो तिब्बत है, और तिब्बत से नीचे ही किसका जोन है? सारा ब्रिटिश इंडिया। और यहां कौन है? हिमालय से आगे जाते ही म्यांमार। तो म्यांमार से कहां भेजा? इंडिया में, कि बहुत बड़ी वन संपदा है और यहां लुटेरे आ चुके हैं। कौन है वो लुटेरे? इससे पहले लुटेरे कहां आ चुके थे? इन वनों को लूटने के लिए। पूरी दुनिया के अंदर रेलवे का डेवलपमेंट चल रहा था 1850 के बाद से। पूरे वर्ल्ड में क्या चल रही थी? रेलवे। और रेलवे लकड़ी के तो डब्बे बनते जोड़ जोड़ के, लकड़ी की ही सीट बनती उसके अंदर, यानी सब कुछ लकड़ी का ही बन रहा था। रेल का जो ट्रैक होता
उस पे जो फट्टे लगते वो भी कौन से लगते, लकड़ी के ही, और लकड़ियों की डिमांड बहुत ज़बरदस्त थी। और इसीलिए यूरोप से बहुत से ठेकेदार शिकारी दुनिया भर से लकड़ियों के लिए लगातार संपर्क कर रहे थे और ठेके ले रहे थे। ऐसा ठेकेदार कहाँ बैठा था हमारे पास, एक फ्रेडरिक विल्सन। फ्रेडरिक विल्सन किसके पास आ गया, टिहरी के राजाओं के पास, टिहरी डायनेस्टी, और इनसे वनों का ठेका ले लिया और काम शुरू कर दिया और वन काट दिए भयानक। अंग्रेजों को लगा कि अगर इसमें हस्तक्षेप ना किया गया तो इतना हम आँख खुलेगी, इतना जंगल कट चुके होंगे, बहुत कीमती जंगल। किसके, कोनीफेरस शंकुधारी वनों के। कौन से पेड़ की बात चल रही है, ऐसा पेड़ जो आपने अभी देखा, जिसकी लकड़ी बहुत खास है और लोग उसे इस्तेमाल करते हैं किस रूप में, ये वाला पेड़। इसकी लकड़ी बड़ी लचीली है और वाटर प्रूफ है, यानी इसे किसी भी आकार में ढाल सकते हैं स्टीम देते ही, और लकड़ी की आयु है सैकड़ों सैकड़ों साल, कभी खराबी नहीं हो सकती, ना लग सकती कभी दीमक और ना खराब हो सकती कभी पानी से। तो यह है लाइफ टाइम लकड़ी, 50-50 साल पानी में खड़ी रह जाए। इस पे बस गए शहर के शहर, एक शहर लकड़ी में बसा हुआ है, नेट पे जाके देखना, लकड़ी के पाइप लगा रखे हैं, ठीक, और उस पे लगा रखे हैं क्या, सीमेंट के ऊपर के सामान, चूने पत्थर के साथ में, और एक शहर बस रखा है, कौन सा, कौन, वेनिस। और इस प्रकार की लूट शुरू हो गई। अंग्रेजों ने तुरंत अपना अधिकारी भेजा, एक कौन अधिकारी, डेट्रिच ब्रैंडिस। ये आदमी, ये 1864 में इंडिया आया और आते इसने क्या बनाई, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जिसका नाम पहले क्या था, इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, कि वनों में हम अपने अधिकारी नियुक्त करेंगे, वनों में अपने अधिकारी नियुक्त करेंगे, सारे वनों को क्या बांट देंगे, अलग अलग बेल्ट में, रेंज में, और वहां कौन बैठाएंगे, रेंजर। यानी सारे वनों को रेगुलेट करने की बात आई। और इस अधिकारी ने इंपीरियल फॉरेस्ट सर्विस, जो आज एक नेशनल सर्विस है, राष्ट्रीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस, वो खड़ी कर दी 1864 में। यानी अब अधिकारियों के अंडर में जंगल है बहुत बड़े बड़े और वो कर रहे हैं उसे कंट्रोल। और ऐसा होते ही क्या समस्या आई कि कानून तो कोई है ही नहीं, तो चलो पहले बनाते हैं कानून, और ये बना भारत का पहला वन अधिनियम 1865। 1865 इंडिया का पहला फॉरेस्ट एक्ट। लिखते रहना, किताब में कुछ नहीं है, कोई सी किताब उठा लिया जो आपका मन करता हो, उसमें मिलेंगे उत्तराखंड के वन इतने प्रकार के होते हैं, लेकिन जब भी सवाल थोड़ा सा ऊपर जाएगा खेल खत्म। इसी वन अधिनियम के अंदर सबसे पहला चेंज लाया गया। क्या लाया गया, ये बताओ, क्या भारत में कुछ आदमी ऐसे हैं जो वनों में रहते हैं? हाँ, वन गुज्जर तो आज तक भी कहाँ रहते हैं, वनों में ही। जनजातियाँ कहाँ रहती हैं, वनों में ही। तो जनजातियों को रोको तुरंत एकदम, वनवा कोई भी सामान, कोई लकड़ी तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, छुट्टी, बिना परमिशन के। तो इस कानून में पहली बार चेंज किया गया, जनजातियों को वनों के समस्त अधिकारों से वंचित कर दिया गया, खत्म सब, अब तुम यहां से कुछ भी नहीं ले सकते। 1877 इसमें क्या होगा, अमेंडमेंट, संशोधन, फॉरेस्ट एक्ट अमेंडेड इन 1877। ब्रैकेट में लोड कर दो, क्या, जनजातियों से वनों के अधिकार समाप्त कर दिए गए, एंड द राइट ऑफ ट्राइबल्स ओवर फॉरेस्ट। वनों से जनजातियों के अधिकार समाप्त कर दिए गए। जरा सब बुला कर एक बार, तो फिर बंद हो गया। यानी जो जनजातीय लोग हैं, इनके अधिकार क्या कर दिए गए, खत्म। तो वनों में तुम रहो, लेकिन ना तो वनों को काट सकते
ना इनके प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सकते ना बेच सकते, आप खत्म। ठीक, तो जनजातियां तो संपन्न थी, उनके हालात ठीक थे। जब से खराब होने शुरू हुए वो है कानून। अंग्रेजों ने लूट क्या कर दी कि सब कुछ हम करेंगे, तुम एक तरफ हटो। 1865 में पहला वन कानून बना, इसमें अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट में क्या हुआ? ठीक, इससे आगे बढ़ते हुए जल्दी में तो नहीं कोई भी आदमी, साल आया 1917। इन्होंने कहा वनों पे तो कब्जा कर ही लिया, जमीन हमारे अंडर में है ही, बच रखा है पानी, ये पानी भी अपने अंडर में लेंगे और कोई भी आदमी पानी का इस्तेमाल हमारे बिना न कर ले, बिल्कुल भी। हम इस पानी का टैक्स लेंगे बाकायदा। और क्या बनाए, कहां रखा क्वेश्चन? यूके ट्रिपल एस सी, यूके पीसीएस। कुमाऊं वाटर रूल्स किस वर्ष बनाए गए? 1917। 1917। यानी जो पहाड़ों में घराट होते हैं, पानी चलने वाली चक्कियां, वो चल रही हैं सदियों से। छोटी सी गोल निकाल के लाए, उस पे एक पंखा लगाया, पंखे पे पानी पड़ रहा है और ऊपर क्या चल रही है? चक्की। उसमें मसाले, मिर्च, अनाज ये पीस रहे हैं। ठीक, तो कुमाऊं वाटर रूल्स बनाए। क्या कर रहे हैं अंग्रेज? आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल। ठीक, और अब इसी वाटर रूल्स में 1930 में क्या कहा कि हमारा कंट्रोल है पूरा, तुम्हारा खेल खत्म। हमारी बिना अनुमति के ना तो चलने का, ना बना सकते, और बनाओगे तो किराया देना पड़ेगा। समझेगा बातचीत? समझना पड़ता है कंसेप्ट, और जहां लिख रहे हो उससे बियॉन्ड लिखना पड़ता है इन बातों को, कहीं ना कहीं। कभी केवल सुनते रह जाओ। ठीक, तो एक अधिकारी उत्तराखंड में आया, भारत में आया। ठीक, जहां आया था वो एरिया किसका था? उत्तराखंड का। भारत का पहला वन कानून बना, इसमें अमेंडमेंट हुआ। जो ट्राइबल लोग थे उनसे क्या ले लिए गए? समस्त फॉरेस्ट राइट, अब उनके पास कुछ नहीं। 1917 में क्या बनाए गए? कुमाऊं वाटर रूल्स। कुमाऊं वाटर रूल्स, इसमें कब अमेंडमेंट? 1930। अब इस आदमी ने भारत में वन कानून बनवाए और वनों के अधिकारी नियुक्त करवाने शुरू कर दिए, जिस पद का नाम रखा मुख्य वन संरक्षक। चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये पद आज वनों का सबसे बड़ा पद है टिल डेट। सब कौन कर रहा है खड़ा? ये आदमी। अब चीजों में टाइम लगता है, जल्दी कुछ है नहीं आज, ना अगली पिछली क्लास कोई। वनों के कानून बन चुके, वनों के अधिकारी बन चुके। वनों से कितना लाभ और मिल सकता है? क्या इन वनों का इस्तेमाल रेलवे से बाहर भी कहीं हो सकता है? तो इसी काम के लिए क्या खोल दिया इन लोगों ने? 1906 में बना FRI। FRI ऐसी बिल्डिंग उत्तर भारत में कहीं नहीं है जैसी कहाँ है? FRI। इतने बड़े स्केल पे बिल्डिंग। ठीक, जिसका वास्तुकार भी कहाँ से बुलाया? ब्रिटेन से। क्या नाम है उसका? ब्लूमफील्ड। ब्लूमफील्ड। किसकी बात चल रही है? इसी आदमी की बात चल रही है जिसने क्या, कौन सी बिल्डिंग? इस बिल्डिंग की बात चल रही है। अब तो लोग क्या जा रहे हैं फोटो खिंचवाने। कब की बिल्डिंग है? 1906, 2006, कितने हो गए पूरे? 100 साल और 20 साल ऊपर। 120 साल बाद में कैसे खड़ी? इंटैक्ट, बाकायदा। कौन से अक्षर के डिजाइन में है? अंग्रेजी अक्षर ई। और इसका जो मेन गेट है किसके नाम पे है? जो इसका फाउंडर है। कौन? ब्रैंडिस गेट। ब्रैंडिस गेट आज भी तो सबसे बड़ा परिसर है। यहां शुरू हो गई क्या? रिसर्च। किस बात की रिसर्च? वनों से संबंधित हर रिसर्च।
वनों में क्या उत्पाद मिलता है, लकड़ियाँ कितने प्रकार की है, इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, एटसेट्रा, ताकि वनों से और लाभ हो सके। तो वनों का पूरा ढांचा कंट्रोल करने के लिए भारत में जो आया डेट्रिच ब्रैंडिस, इसे कहते हैं द फादर ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, इंडियन फॉरेस्ट्री, भारतीय वानिकी का पिता। वानिकी, वनों से संबंधित हर चीज का पितामह कौन है? डेट्रिच ब्रैंडिस। पहला वन कानून कब बना, इसमें अमेंडमेंट क्या हुआ, और फिर कैसे पानी पे कंट्रोल हुआ, कैसे पद बने, आज तक चल रहे हैं टिल डेट तक। सारी ब्यूरोक्रेसी आज भी जो कि तो हैं, पदों के नाम भी जो कि तो हैं, कोई चेंज नहीं आया। ठीक, अब इसी चीज को और पक्का करने के लिए इन लोगों ने क्या कर दिया, इसी वन कानून में सबसे बड़ा चेंज लाया जो आज तक चल रहा है टिल डेट तक, और वो कानून था वन अधिनियम 1927। वन अधिनियम 1927। इतनी बात तो नोट कर ली होगी। भारत में वनों के अधिनियम का इतिहास अभी पढ़ा, और ये क्या था भारत का? फॉरेस्ट एक्ट 1927, आज तक के इतिहास का वनों का सबसे विस्तृत कानून। और ये कानून ये कहता है क्या, कि सरकार को अधिकार है, आज भी चला जो का तो ये, इसमें अमेंडमेंट पे अमेंडमेंट हो रहे हैं 2025 तक। यही कानून बेसिकली आज भी लागू है, इसमें हमने बहुत सारे चेंज कर लिए हैं। ये कानून ये कहता है सरकार को अधिकार है, गवर्नमेंट हैज द राइट, सरकार को अधिकार है किसी भी एरिया को वो क्या कर सकती है, घोषित, किसी भी एरिया को वह वन क्षेत्र घोषित कर सकती है। पता नहीं आप परिचित है या नहीं, फरीदाबाद के पास एक गांव है अनंगपुर, और आपने करंट में शायद ये बात पढ़ी हो। अनंगपुर फरीदाबाद ऐतिहासिक गांव है महाभारत काल से, जिसका उल्लेख तब से है, और उस गांव के आसपास बहुत बड़ी मात्रा में जंगल है। सरकार ने बहुत बार ऐसा कहा था कि ये कैसा एरिया है, एक वन क्षेत्र, लेकिन यहाँ तो बड़ा महानगर है आसपास ही, बिल्डिंग विला सब बने पड़े हैं, लेकिन सरकार ने एकदम कहा किसी का विला हो, मंत्री का हो, किसी का हो, सब खाली करो, नहीं करने का तो बुलडोजर आ लिया सब खत्म कर देंगे। ये एक वन क्षेत्र है, यहाँ किसी को रहने का अधिकार नहीं है। तो बसा बसाया गांव 5000 साल पहला सरकार ने एक कानून बना के करवा दिया खाली, और क्या चले, बुलडोजर, सब खत्म। दुनिया भर की पंचायतों की वीडियो मिलेंगे आपको फिलहाल। यानी बहुत सारे मंदिर चीजें, अब ये क्या बन गया, एक सरकार ने एक कानून के तहत अगर किसी एरिया को वन क्षेत्र घोषित कर दिया तो सरकार के रिकॉर्ड में आ गया। इसे बोलते हैं RFA। क्या वर्ड बोला, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, हिंदी में अभिलिखित वन क्षेत्र। अभिलेखों में लिखा हुआ, अभिलेख तो रिकॉर्डों में क्या है, ये फॉरेस्ट एरिया। मौके पे फॉरेस्ट हो चाहे ना हो, कम हो ज़्यादा हो, कोई मतलब नहीं। तो पता लगा ये एक एरिया है, और सरकार ने क्या बोल दिया इसे कि ये तो RFA है, और यहाँ बस इतने से भाग में ही वन है, बाकी भाग खाली पड़ा है।
यहाँ कहीं नदी है, यहाँ क्वार्टर बने हुए हैं, एटसेट्रा। तो चाहे यहाँ कहीं एक पेड़ हो, चाहे एक भी पेड़ ना हो, अगर सरकार क्या करते इसे डिक्लेयर RFA, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, तो ये क्या बन गया? ये सरकार के रिकॉर्ड में अब एक वन क्षेत्र है। हमने कहा इसका नाम है जिम कॉर्बेट। क्या कहा? जिम कॉर्बेट। और जो कैसा एरिया, एक नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व। तो जिम कॉर्बेट में क्या हर जगह पेड़ ही पेड़ है? नहीं। सरकार ने कहा ये एरिया कैसा है? रिकॉर्डों में फॉरेस्ट एरिया, मौके पे वन कम हो ज़्यादा हो कोई मतलब नहीं है। तो सरकार किसी भी क्षेत्र को किसी नियम कानून के माध्यम से क्या बना सकती है? वन क्षेत्र। वहाँ वन कम हो ज़्यादा हो कोई मैटर नहीं है, इसका प्रश्न ही नहीं है। तो किसी नियम कानून के तहत बनने वाला वन क्षेत्र कहलाता है RFA। सरकार को अधिकार है, सरकार ने कहा आज से गंगा के दाहिनी ओर की पूरी बेल्ट क्या बन चुकी है? वन क्षेत्र। तो बस वन क्षेत्र, छुट्टी, काम खत्म। अभी आपके यहाँ एक काम चल रहा है, आपको पता ही नहीं है। आम लोग जब समस्या सामने आती तब पता लगता है। पूरे हरिद्वार का मास्टर प्लान चल रहा है और हरिद्वार के आसपास के 600 गांव चपेट में हैं। एक दो की बात नहीं चल रही। कितने? 600। अब यहां कट रहे हैं सेक्टर। हमने कहा ये है स्पिरिचुअल सेक्टर। क्या नाम दिया इसे? आध्यात्मिक क्षेत्र। ये है कौन? इंडस्ट्रियल सेक्टर। ये है एजुकेशन सेक्टर। पता लगा यहां तो सरकार ने कहा ये है फॉरेस्ट एरिया। अब यहां सारी गतिविधि बंद, आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा सेक्टर होगा सरकार जो कहेगी। अब सरकार इसकी आपत्तियां सुन रही है, कई बार आपत्तियां ले ली, हमें पता भी नहीं आपत्ति कब होगी, हमारा एरिया कौन से प्लान में है, कल को वहाँ क्या बन सकता है क्या नहीं बन सकता है। तो सरकार नियम कानून से बना सकती है किसी जगह कुछ भी। ये टाउन एक्ट है और ये कौन सा एक्ट है? फॉरेस्ट एक्ट है। इससे क्या बन रहे हैं? फॉरेस्ट एरिया। इससे क्या बनते हैं? टाउन एरिया। उनके अलग अलग एरिया कि कहाँ बनेंगे उद्योग, कहाँ बनेगा क्या, एटसेट्रा। तो जब जनता को पता लगेगा कि हम तो फॉरेस्ट बेल्ट में हैं, जब फॉरेस्ट बेल्ट में हैं तो अब यहाँ कभी उद्योग लगने का ही नहीं। यहाँ जमीन उद्योग के नाम पे कभी आवंटित हो ही नहीं सकती है, तो उनका विकास तो गया, जमीन की वैल्यू खत्म। तो अब इस पर आपत्ति करने का समय अभी है, लेकिन इतना आपत्ति हो जाना खेल खत्म हो जाएगा। रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया, रिकॉर्डों में फॉरेस्ट एरिया है, मौके पे हो चाहे ना हो। क्या जिम कॉर्बेट में हर जगह पेड़ ही पेड़ है, वन ही वन है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसमें कहीं नदियां हैं, कहीं कुछ है, कहीं सड़कें हैं, कहीं पेड़ हैं, सब कुछ है। ठीक क्या? तो ऐसे किसी भी एरिया को सरकार कर सकती है घोषित, क्या? RFA, किसी कानून के माध्यम से। तो जो वो एरिया है वहाँ वन कम हो चाहे ज़्यादा हो, ये सब तो क्या बन गया? वन क्षेत्र। इसका एरिया हमने कहा मान लिया इतना है, 600 स्क्वायर किलोमीटर लगभग। तो इतना क्या मान लिया? इतना फॉरेस्ट एरिया है, दैट्स ऑल, छुट्टी। अब यहाँ चाहे फॉरेस्ट 100 किलोमीटर पे हो, 100 स्क्वायर किलोमीटर पे, 200 पे हो, 400 पे, कोई मतलब नहीं इस बात से। ये तो पूरा एरिया क्या बन चुका है अब? RFA। अब जितनी परिभाषा हमने अब तक पढ़ी है वो सब इसमें है। हमने पढ़ा किसे कहते हैं वन, दूसरा पढ़ा किसे कहते हैं वृक्ष, तीसरा पढ़ा किसे कहते हैं जंगल, और चौथा पढ़ा किसे कहते हैं, शुरू से कहानी। ये बात शुरू में इसलिए नहीं बताया ताकि आपको इनका पता और अब अंतर पता लगे। तो ये जितनी भी कहानी है और जितनी परिभाषा आपने पढ़ी है, सब में एक वर्ड है, क्या? RFA के बाहर।
ये तो सारा हमने वन मान लिया, यहां तो जब कुछ नहीं मानना हमें। इसके बाहर की बात करो तो अब जितनी परिभाषाएं थी सबको मैं दोबारा बोलता हूं एक बार। RFA के बाहर ऐसा क्षेत्र, द एरिया आउटसाइड द RFA, जिसका क्षेत्रफल 1 हेक्टेयर से अधिक हो और वहां 10% क्या हो, ट्री कैनोपी, तो वो तो वन है। वृक्ष की परिभाषा पहली बार 2001 में आई और ये क्या है, RFA के बाहर, सब RFA के बाहर है। RFA ऐसा एरिया जहां सारे फॉरेस्ट इंक्लूड हो चुके हैं। RFA के बाहर ऐसा क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से कम हो और वहां खड़े वृक्षों का ट्री कैनोपी छत्र घनत्व भी 10% से कम हो। जंगल, RFA के बाहर ऐसा क्षेत्र जिसमें सभी प्रकार के प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूड हों, अर्बन के, लोकल के, पर्सनल के, सभी प्रकार के। और डीम्ड वन, RFA के बाहर ऐसा क्षेत्र जो 10 हेक्टेयर से बड़ा हो, जिसमें 60% क्या हो, छत्र घनत्व, और इसमें भी क्या हो, 70% स्थानीय प्रजातियां। बहुत से तो आदमी शायद पहली बार ही पढ़ रहे हो, घर जाके 2-4 बार रिवाइज करना पड़ेगा, क्लास से बाहर कुछ नहीं आ सकता, आप रिवाइज करो बस। जो आदमी केवल किताब के भरोसे फिर रहा होगा उसे किताब नहीं पता होगा, बस 20 किताबों जाके मैटर मिलता है इकट्ठा, जिसे तुम एक बार में लिख रहे हो, बस उसे रिवाइज करना लगातार। तो वन 2 प्रकार से डिफाइन होते हैं, एक तो किसी नियम कानून के तहत, और एक वास्तव में मौके पर कितने % वन खड़े हैं अकॉर्डिंग टू ट्री कैनोपी। 10% से अधिक, 10% से कम, सारे प्रोटेक्ट एरिया, 60% से अधिक, बार किसकी बात चल रही है। लेकिन ये सारे एरिया कहाँ हैं, RFA के बाहर, आउटसाइड द RFA। बताओ इतनी बात समझे क्या, 1 घंटा 7 मिनट लगे वन बताने में, और नहीं तो वन तो आपको पता ही, बस बहुत सारे पेड़ को वन कहते हैं, ठीक क्या। लेकिन बातें कितनी हैं, जितनी बातें सुनी हैं, वन आए ना आए, वनों का एक्ट आ जाए, आदमी का नाम आ जाए, कुछ भी आ जाए, हर काम में मेहनत है। तो वन क्या है, इतनी बात तो आप समझ गए, ठीक। बिल्कुल, जो आज भी RFA घोषित होगा वो इसी कानून से घोषित होगा। सरकार को इसी कानून से अधिकार मिलता है किसी एरिया को फॉरेस्ट एरिया घोषित करना, वहां वन हो चाहे ना हो, कोई मतलब नहीं। ये तो पूरा एरिया कहाँ है, हमारे रिकॉर्ड में फॉरेस्ट एरिया। एग्जाम्पल देता हूं मैं अब आपको, अगर हम स्पेस से देखते हैं तो उत्तराखंड का जो फॉरेस्ट कवर है बिल्कुल खड़े पेड़ों के अनुसार अकॉर्डिंग टू ट्री कैनोपी कितना है, 45.44। केवल इतने % हमारे पास वन है अगर बात करें वनों की। लेकिन अगर बात करें रिकॉर्ड की तो जो ये हैं वो तो हैं ही, कुछ रिकॉर्ड में एक्स्ट्रा एरिया भी हमारे पास हैं, वहां वन हो चाहे ना हो। तो रिकॉर्ड के अनुसार कितना है, ये है उत्तराखंड का टोटल एरिया जो उसके रिकॉर्ड में रखा हुआ है, जहां मौके पे भी वन है और कानून के हिसाब से भी वन है। अभिलिखित वन क्षेत्र कितना है, 71.05। तो आज अगर हम कहेंगे उत्तराखंड में कितने वन है, तो हम ये नहीं कहने कि हम कहेंगे ये है। जो उत्तराखंड सरकार क्या कहती है कि हमारे पास तो 71% वन है, वहां मौके पे कुछ कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। तो रियल वन अकॉर्डिंग टू स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट ऑफ इंडियन स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के हिसाब से तो इतने वन है हमारे पास। और रिकॉर्ड में कितने लिख रखे हमने, 71.05। इतनी बात समझो तो आगे बढ़े, चले।
क्या होता है RFA? और किसे कहते हैं वन? तो जिसके आधार पे होते हैं वास्तव में वो ये होता है, रियल में तो इसे ही वन कहेंगे ईमानदारी में। तुम खाली मिट्टी को वन माने बैठे और वहां एक पेड़ भी नहीं है, और तुमने क्या लिख दिया उसे अभिलेख में, और लिखे लिखे 20 साल भी हो गए, तो क्या वन बन जाएंगे इससे? नहीं बन सकते। ठीक क्या? रियल में तो वन यही है। और अब वन कितने प्रकार के होते हैं? वन बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। कंसेप्चुअली वन 3 प्रकार के होते हैं। एक तो बड़े सघन वन, बिल्कुल आपस में गुथे हुए, ठीक, उन्हें कहते हैं वेरी डेंस फॉरेस्ट। क्या? अति सघन वन, अति सघन, वेरी डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। दूसरे कैसे होते हैं? कुछ कम सघन वन, MDF, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन, मध्यम सघन वन, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। VDF, MDF, और तीसरा होता है ओपन फॉरेस्ट। खुले वन। किसकी बात चल रही है? खुले वन। अब किस आधार पे आपने कहा कि कोई वन कैसा है? सघन वन है, खुला वन है, कैसा है? तो आधार बिल्कुल क्लियर है। क्या? यदि किसी वनों का क्षेत्र घनत्व, वन तो आपने पकड़ ली बात, RFA के बाहर ऐसा क्षेत्र जो 1 हेक्टेयर से बड़ा हो और जहां पे 10% क्या हो? ट्री कैनोपी। यही तो परिभाषा है। लेकिन किसके बाहर? जो एक बार काउंट हो चुका उसे काउंट नहीं करने के, बिल्कुल भी उसके बाहर की बात करो। तो RFA के बाहर एरिया लार्जर देन 1 हेक्टेयर एंड ट्री कैनोपी 10% एटलीस्ट, वो कौन है? वन। तो वो वन 3 प्रकार के हैं। क्या? अगर कहीं पर 10% से 40% तक क्या हो? क्षेत्र घनत्व। अगर ट्री कैनोपी कितना हो? कोई एरिया है इसके कम से कम 40% तक हो, तो क्या बोलेंगे इसे? खुले वन, दूर दूर पेड़, ओपन फॉरेस्ट। और अगर कितना हो? अगर 40 से 70% हो तो क्या बोलेंगे इसे? मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, मध्यम सघन वन। और अगर 70% से अधिक है, बिल्कुल आपस में गुथे हुए, तो कैसे हैं ये? अति सघन। बताओ, इतनी बात में कोई दिक्कत है क्या? और अगर 10% से कम हो तो उसका नाम है झाड़िया। क्या बोलेंगे उसे? स्क्रब, झाड़िया। अगर 10% से कम क्षेत्र घनत्व हो, ट्री कैनोपी लेस देन 10%, नोन एज स्क्रब या झाड़िया। क्या झाड़िया वन होती हैं? नहीं, झाड़िया वन नहीं होती। तो कभी ऑप्शन में ऐसी बातें आ जाएं तो आपको तुरंत पकड़नी है। वनों वाली कहानी तो आप समझ गए। वन क्या है, वनों कानून कैसे बने, इनका इतिहास क्या है, ठीक, और क्या होता है RFA, किस कानून से सरकार को अधिकार मिलता है, वन अधिनियम 1927,
ठीक। और RFA के बाहर क्या है वन, क्या है वृक्ष, क्या है जंगल, क्या है डीम्ड वन, वन कितने प्रकार के होते हैं। इतनी बातों में कोई डाउट हो तो पूछ लो आप। झाड़ियों के लिए एरिया डिफाइन नहीं है, बस ट्री कैनोपी की बात है, 10% से कम, ठीक। वो क्या आ जाएगा स्क्रब के अंदर। कुछ जगह तो स्क्रब भी होते हैं, वन है ही नहीं। राजस्थान की साइड जाओगे, हरियाणा में जाओगे तो क्या मिलेंगे, झाड़ियाँ ही। तो इतनी बात तो कर ली, अब चलते हैं साइंस में। हमें पढ़ने वनों के प्रकार मंडे, और अब चलते हैं साइंस में।